गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पॉलीयूरेथेन्स एंड इपॉक्सी रेजिन जो कंडस्ट पॉलीमर है इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन तथा नायलॉन 6 जो पॉलीमर है उस पर डिस्कस किया। नायलॉन 6 के अंदर जो कैप्रोलैक्टम उस कैप्रोलैक्टम जो मोनोमर यूनिट वो जल अपघटित होकर के पहले कैप्रोइक एसिड बनाता है और उस कैप्रोइक एसिड की वापस कैप्रोलैक्टम इकाइयों से संघनन के द्वारा नायलॉन 6 पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नायलॉन 6 में बात की थी हमने कि उसमें हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड की जो मोनोमर इकाइयां होती है वो आपस में संघनित होकर के नायलॉन 6 पॉलीएमाइड जो होता है उस बहुलक का निर्माण होता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बनता है, जिससे पहले ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की जो एकलक इकाइयां होती हैं वो आपस में संघनित होकर नॉवलक जो पॉलीमर है उसका निर्माण होता है। रेखीय क्रम में सारी एकलक इकाइयां जुड़ती हैं और यदि इस नॉवलक के साथ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की बहुत सारी इकाइयां आपस में संघनित होती है तो क्रॉस बॉन्ड युक्त बेकेलाइट जिसको हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कहते हैं बहुलक का निर्माण होता है। फिर हमने बात की थी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में यूरिया है उसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो पहले यूरिथेन्स बनता है, उसके बाद में मेथिलॉल यूरिया बनता है और उस मेथिलॉल यूरिया की अभिक्रिया वापस फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे तो डाईमेथिलॉल यूरिया बनता है। फिर इसके बाद बहुत सारी इकाइयां संघनित होकर के यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है बहुलक उसका संश्लेषण होता है। आज हम बात करते हैं पॉलीयूरेथेन्स जिसके अंदर एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया एल्किल आइसोसाइनेट के साथ में करवाई जाती है। एल्कोहल प्लस एल्किल आइसोसाइनेट आपस में संघनित होकर के यूरिथेन्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो एल्कोहल होते हैं उसकी बहुत सारी इकाइयां एल्किल आइसोसाइनेट या डाई एल्किल आइसोसाइनेट के साथ में संघनित होकर के पॉलीयूरेथेन्स बहुलक का संश्लेषण होता है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है पॉलीयूरेथेन्स के अंदर यह एल्कोहल तथा एल्किल आइसोसाइनेट से बनता है। इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती है पॉलीयूरेथेन्स में एक एल्कोहल की और दूसरा जो मोनोमर यूनिट्स है वो एल्किल आइसोसाइनेट होता है। एल्कोहल तथा आइसोसाइनेट का की एकलक इकाइयां संघनन के द्वारा यूरिथेन बनता है। जब इस एल्कोहल और एल्किल आइसोसाइनेट ROH प्लस RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एल्कोहल और एल्किल आइसोसाइनेट की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कंडस्ट होकर के ROC डबल बॉन्ड O NHR यूरिथेन बनाए। यहाँ से नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ और RO ग्रुप कार्बन के साथ में जुड़ करके RCORNHR यूरिथेन बनाता है। उसके बाद में पुनः जो एल्कोहल होगा
डाइहाइड्रिक अल्कोहल, यहाँ पर डाई आइसोसाइनेट से क्रिया द्वारा डाइऑल से करवाने पर पॉलीयूरिथेन बनता है। यहाँ तो सिंपल यूरिथेन बनेगा, यहाँ पर हम डाइऑल है उसकी विक्रिया डाई आइसोसाइनेट NC डबल बॉन्ड O CH2 का ऑल 6 एंड डबल बॉन्ड C, डाई आइसोसाइनेट और यहाँ पर डाइऑल ले रहे हैं। इनके द्वारा संघनन से बहुत सारी इकाई आपस में संघनित होकर के OH CH2 का होल 4 O C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH2 का होल 6 NH वापस यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन के साथ कार्बन के साथ। तो इस प्रकार से बहुत सारी इकाइयां जुड़ करके पॉलीयूरेथेन पॉलीमर का संश्लेषण होगा। अब इसका जो उपयोग है तकिए फॉर्म युक्त जो रेशे होते हैं, पैड्स होते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करें इपॉक्सी रेजिन। देखिए इपॉक्सी रेजिन क्या होता है। दूसरा है इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल होता है, उसकी विक्रिया पहले क्षार के साथ करवाते हैं, तो उस क्षार के साथ एथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, और वो एथिलीन ग्लाइकोल का सॉल्ट फिर आगे एथिलीन ऑक्साइड के साथ विक्रिया करके इस प्रकार से बहुत सारी इकाइयां जब जुड़ेगी तो इपॉक्सी रेजिन बनेगा, जिसका हम आगे पहले ये लंबी श्रृंखला युक्त लवण बनेगा, जिसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस NaOH निकल करके इपॉक्सी रेजिन बनता है। तो देखिए क्षार की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकोल अभिक्रिया करके सोडियम एथिलीन ग्लाइकोल का लवण बनाता है। यहाँ ये एथिलीन ग्लाइकोल है CH2 CH2 OH OH, NaOH बेस के साथ विक्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ से H2O निकलेगा और Na+ आयन O के साथ जुड़ करके पहले एथिलीन ग्लाइकोल का सोडियम के साथ लवण बनता है। यह एथिलीन ऑक्साइड से पुनः अभिक्रिया करके इपॉक्सी रेजिन बनाता है। तो इस लवण एथिलीन ग्लाइकोल का जो सोडियम लवण है उसकी विक्रिया आगे एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाई जाएगी। एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ से रिंग ओपनिंग होगी, ऑक्सीजन परमाणु कार्बन के साथ ऊपर माइनस और सोडियम माइनस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके Na बना देगा। तो देखिए OH CH2 CH2O CH2 CH2O माइनस Na+। तो इस प्रकार से बहुत सारी एथिलीन ऑक्साइड की इकाइयां आपस में संघनित होती रहेगी। तो इस प्रकार से OH CH2 CH2 O CH2 CH2 का होल N O CH2 CH2 O माइनस Na+। तो यहाँ बार बार O CH2 CH2 का होल N की जो इकाइयां होती हैं वो रिपीट होती जाएगी। उसके बाद में फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से NaOH वापस अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ करके इपॉक्सी रेजिन बनाता है। ये इपॉक्सी रेजिन है। इस पॉलीमर का उपयोग वस्त्र उद्योग में करते हैं, स्पंज निर्माण के अंदर और प्लास्टिक जो फर्श होता है उसके निर्माण में किया जाता है। तो ये थे आपकी जो सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट कंडेंस्ड पॉलीमर जो कि हमने डिस्कस किया। अब इसके अलावा कुछ पॉलीमर नेचुरल भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो एक पौधा होता है ईरिया ब्रेंसिलियंसिस, उसके लेटेक्स से जो पॉलीमर बनाया जाता है, बहुलक बनता है, वो नेचुरल बहुलक होता है जिसमें बहुत सारी इकाइयां होती है
आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन एकलक जो इकाइयाँ आइसोप्रीन की होगी उसके संघनन से एडिशन यानी उसमें योगात्मक बहुलीकरण होगा और पॉली आइसोप्रीन बनाएगा, जिसको हम नेचुरल रबर कहा जाता है, प्राकृतिक रबर कहेंगे। और यदि उसकी ट्रांस इकाइयाँ जुड़ती हैं तो उससे जो बहुलक बनता है वो गट्टा पर्चा कहलाता है। तो देखिए नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। देखिए नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर के अंदर नेचुरल जो रबर होता है वो CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है सिस, यानी आप देख रहे हैं दोनों डबल बॉन्ड एक ही तरफ है तो सिस आइसोप्रीन है। सिस आइसोप्रीन की बहुत सारी एकलक जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ करके नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन बनती। देखिए इसमें क्या होगा, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच पाई बंध बनाएंगे, यहाँ से पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो इस प्रकार से ये सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके पॉली आइसोप्रीन जो कि एक नेचुरल रबर होता है, प्राकृतिक बहुलक है, उसका निर्माण होगा। CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C H CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C H CH2। इस प्रकार से दोनों तरफ बहुत सारी आइसोप्रीन की जो इकाइयां होती है सिस, वो आपस में जुड़ करके आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन पॉलीमर बनता है। और यदि इसकी ट्रांस इकाइयां अगर आपस में जुड़ती है तो उससे बनने वाला जो रबर होता है उसको गट्टा पर्चा कहा जाता है। ट्रांस इकाइयां का मतलब कि यहां से ये डबल बॉन्ड CH2 और हाइड्रोजन, ये है ट्रांस आइसोप्रीन CH2 डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों कार्बन पर जो डबल बॉन्ड है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं CH2 समूह, तो इस कारण से ये ट्रांस आइसोप्रीन होता है। ऐसी ट्रांस आइसोप्रीन की जब बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो उससे बनने वाला जो पॉलीमर होता है उसको हम गट्टा पर्चा कहा जाता है। देखिए किस तरह से इसमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इससे एक H। तो ये सारी की सारी आप देख रहे हैं ट्रांस इकाइयां हैं, वो ट्रांस इकाइयां इस तरह से आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ करके जो बहुलक बनता है उसको हम गट्टा पर्चा कहेंगे। CH3 C CH2 डबल बॉन्ड C CH2, कार्बन कार्बन के बीच में बंध बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3, फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में बंध बनेगा CH2 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड आप देख रहे हैं अल्टरनेट CH2 CH2 फिर CH2 CH2। इस प्रकार से जो ट्रांस इकाइयां होगी दोनों तरफ से जुड़ करके गट्टा पर्चा बहुलक होता है।
इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ट्रांस आइसोप्रीन की जब एक इकाइयाँ जुड़ती है तो गट्टा पर्चा रबर बनता है, और सिस इकाइयाँ जुड़ती है तो पॉली आइसोप्रीनिक नेचुरल रबर का निर्माण। इसके अलावा कुछ और सिंथेटिक जो रबर होते हैं, जैसे ब्यूना एस है, ब्यूना एन है, नियो क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनना, तो ये सारे के सारे सिंथेटिक रबर जो कि पॉलीमर के द्वारा बनते हैं। ब्यूना एन जो होता है, ब्यूना एन, इसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एक्राइलो नाइट्राइल, इन दोनों की जो एकलक इकाइयां होंगी वो आपस में जुड़ करके ब्यूना एन, और ब्यूना एस के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टायरीन की एकलक जो इकाइयां होती है वो आपस में जुड़ करके ब्यूना एस जो पॉलीमर होता है उसका संश्लेषण होता है। इसी प्रकार से क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है। क्लोरोप्रीन की बहुत सारी जो इकाइयां होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो क्लोरोप्रीन है इसकी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ करके CH2 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2, क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन बनता है। तो ये भी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, संश्लेषित बहुलक है। क्लोरोप्रीन से पॉलीक्लोरोप्रीन बनना, ब्यूना एस जो कि 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनता है, ब्यूना एन जो होता है रबर वो 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से। तो ये था 50 यूनिट के अंदर जो कि सारे टॉपिक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट अगला जो यूनिट होगा उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।